का पाकिस्तान का एक रोल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को थैंक यू बोलेंगे मोदी जी? क्यों बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे नीलू? उसमें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं आपको पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। इस व्यक्ति ने जंग की शुरुआत की, उसको कहा जा रहा है कि वो अमन का मसीहा है। मेरे ख्याल से गोदी मीडिया जो रोज सुबह शाम बताता है ना कि हमारे प्रधान जी वहां गए थे, उन्होंने इनकी गले झप्पी ले ली, उन्होंने इनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो इंडिया की ही जर्नलिस्ट की है। बहुत शोर हो रहा था वहाँ से ही कि भाई बहुत ज़्यादा बीच में सालिश जो है बन रहा है पाकिस्तान, लेकिन देखो जीत हो गई। और अब देखेंगे कि इनके अपने ही एंकर, इनका अपना ही मीडिया क्या कह रहा है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं और जो है बुरे लोग भी हैं जो हर जगह होते हैं। तो देखते हैं जी कि वो क्या कहते हैं हमारे बारे में, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। G7 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 मिनट की जो बातचीत हुई, जिस पर गोदी मीडिया सारे फसाने लिख रहा है, सारी कहानियां लिख रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं आपको पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। यानी सोचिए, आपकी जिस व्यक्ति ने जंग की शुरुआत की, उसको कहा जा रहा है कि वो अमन का मसीहा है, उसको अभिनंदन किया जा रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार मान लेना चाहिए, यानी अमेरिका को अपनी हार मानना चाहिए, इसको सरेंडर माना जाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए। पहली बात तो ईरान की जबरदस्त जीत हुई है, अमेरिका की शिकस्त हुई है और इसराइल की मुश्किलें बढ़ी हैं। ये तो मोटा मोटी बात एकदम साफ है। $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा ईरान को। और उससे बड़ी बात, ईरान अपना ऑयल और जो ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उनको अब बेच सकता है। पिछले 40 सालों से सैंक्शन चल रहे थे, अब वो हटेंगे। वो ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ईरान के लिए। ये भी मान लिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कौन कंट्रोल करेगा? ईरान कंट्रोल करेगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरान को एहतियात बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ 3 बड़े धोखे हो चुके हैं। ये बातें हो रही थी, करीब करीब डील हो गई थी और डील होने के एक दिन बाद ही ईरान पे हमला होता है, अयतुल्लाह खमेनी की हत्या होती है, उनके 40 सलाहकार मारे जाते हैं और फिर ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग होती है। कार्यक्रम में मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। किसने सोचा था करीब 100 दिन पहले कि जो हमारे सामने जो एक क्राइसिस, एक संकट की तरह जो चीज आई थी, पूरी विश्व शांति के लिए जो खतरा थी, वो पूरे तरीके से एक नई दुनिया हमारे सामने लेकर आएगी। जी हाँ, 100 दिन पहले अमेरिका और इजराइल के जरिए ईरान पर हमला किया गया और आज ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से सरेंडर हुआ, और सरेंडर भी एक ऐसी जगह पर हुआ जिसका पूरे तरीके से विश्व युद्ध से इतिहास जुड़ता है। सीधे तौर पर अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार मान लेना चाहिए, यानी अमेरिका को अपनी हार मानना चाहिए, इसको सरेंडर माना जाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए। जो ये पूरा एमओयू, जिसको इस्लामाबाद एमओयू कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक मध्यस्थ के तौर पर। और कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि क्यों जो मदरलैंड और फादरलैंड कहने वाले नरेंद्र मोदी आज कहां खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब G7 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 मिनट की जो बातचीत हुई, जिस पर गोदी मीडिया सारे फसाने लिख रहा है, सारी कहानियां लिख रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं आपको पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। यानी सोचिए, आपकी जिस व्यक्ति ने जंग की शुरुआत की, उसको कहा जा रहा है कि वो अमन का मसीहा है, उसको अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन इस एमओयू पे वापस लौटते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, शोभन सक्सेना, जिनके साथ इस पूरे जंग के दौरान हमने कई बार बातचीत की। और शोभन लगातार उन लोगों में शामिल रहे जिन्हें हम अंग्रेजी में स्केप्टिक कहते हैं, जो तथ्यों को तो लेते हैं लेकिन अपने हिसाब से, अपने एनालिटिकल माइंड से वो आकलन करते हैं। और इसीलिए शोभन से जब मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वो इस तरह से यकीन नहीं कर रहे हैं, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी ईरान को, क्योंकि जिस तरह की ये पूरी डील हुई है, आप सोचिए, न सिर्फ कि युद्ध बंद होगा बल्कि हर्जाना दिया जाएगा ईरान को, उसके तमाम नुकसान का, उसके ऊपर जो पाबंदियां आर्थिक लगी हुई थी वो हटा ली जाएंगी। और बीबीसी की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो वो कहता है कि 60 दिनों के बाद जो ये हॉर्मुज को खुलने की बात है, कि हॉर्मुज खोलने के लिए भी ईरान टैक्स ले सकेगा, टोल ले सकेगा। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। और जिन चीजों को अमेरिका अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, वो तो ईरान ने पहले ही वादा कर लिया था कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ईरान। और इसके अलावा भी कई चीजों की जो जिक्र हो रहा है। तो क्या जो 300 या 400 बिलियन डॉलर जो ईरान को मिलने वाला है, वो कितना बड़ा उसके लिए, उसके देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और जिस सत्ता से बेदखल करने की शपथ लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप यहां, उसी सत्ता को मजबूत करने के लिए अब देखिए $300 बिलियन दे रहे हैं। लेकिन ये जो जंग हुई, हालांकि ईरान का इसमें एक नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक तरह से समुद्र मंथन होता है, उसके बाद जो जहर निकल के आता है, अब वो जहर जो है वो अमेरिका को पीना पड़ रहा है। शोभन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं हम, जैसे खासकर बॉलीवुड की फिल्म जिसमें एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें फिल्म के आखिर तक आते आते तमाम जो बुरे लोग हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनको मार दिया जाता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इस जंग की शुरुआत 110 दिन पहले, 100 दिन पहले की गई थी और उसके बाद ये जंग खत्म कैसे हो रही है, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। और आपका जो एक तरह से एक कॉशनरी जो बात आप कह रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे ये बताइए कि इजराइल का हाल इस वक्त, इजराइल जिसके अब
डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि वो गाली गलौज पे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा पब्लिकली इंटरव्यूज में नेतन्याहू को चेता रहे हैं, उन्हें बुरा कह रहे हैं। अभी तक कहा जाता था कि फॉरेन पॉलिसी पूरी अमेरिका की, उस पर बड़ी छाप है इजराइल की, और इजराइल को एक चौकीदार की तरह वेस्ट एशिया में इस्तेमाल करता है अमेरिका। ऐसे में इन दोनों की, क्योंकि सारी चीजें, ये अमेरिका ईरान की डील नहीं है, डील तो यह है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करना बंद करे। भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली देखें तो इजराइल हमला कर रहा है जिसको अमेरिका मदद करता है। तो इजराइल की हालत इस वक्त क्या है? देखिए, अभी जो हाल के बहुत से लोगों के इंटरव्यू आए, हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू है एंटनी ब्लिंकन का आया है, बहुत लोगों ने कहा है कि इजराइल जो है पिछले 20-30 सालों से अमेरिका को उकसा रहा था कि आप ईरान पे हमला कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और तरह की वजह भी नहीं कि ईरान, वो 40 साल से इराक अलाप रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और ईरान हिजबुल्ला को मदद करता है। देखिए, ईरान के हिजबुल्ला से संबंध है, लेकिन हिजबुल्ला ईरान ने नहीं बनाया हुआ है, ना तो हूथीज को ईरान ने बनाया हुआ है, ना जो गाजा में हमास है उसको भी ईरान ने नहीं बनाया है, उनके संबंध ईरान ने नहीं बनाया है। तो वो, लेकिन नेतन्याहू ने खास करके इस बात को हमेशा इस्तेमाल किया, उकसाया अमेरिका को। लेकिन ये ओबामा के टाइम में भी हुआ, बाइडेन के टाइम में भी हुआ, और ये सब बातें निकल के आ रही हैं कैसे वो कोशिश कर रहे थे कि ईरान के खिलाफ जंग हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनकी ऐसी शख्सियत हल्के किस्म के आदमी है, और उनको हल्के किस्म के, उनको उन्होंने जैसे कहते हैं, हमारे हिंदी में कहते हैं कि पेड़ पर चढ़ा दिया, पानी पर चढ़ा दिया कि आपका नाम हो जाएगा और ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगा, ये उन्होंने उनको बताया। और जोश में आके, जैसा मैं समझ रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग छेड़ दी और एकदम उल्टा हुआ। ना तो ईरान का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की जो हुकूमत है, कोलैप्स हुई, हालांकि काफी लोग मारे गए, और ईरान ने डट के मुकाबला किया, और ईरान ने उलटवार किया जो अमेरिका की बेसिस हैं, तो जिसमें नुकसान जो है इजराइल का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अमेरिका का नुकसान हुआ। देखिए, अल्फा, उसमें एक पॉइंट, अभी मैंने कई बार उसको पढ़ा और समझने की कोशिश की कि एक पॉइंट ये है कि अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, जो सेना है उस इलाके में, उसको वहां से हटाया जाएगा। लेकिन उससे पॉइंट मुझे साफ ये नहीं हो रहा है कि अभी जो फोर्सेज अभी उन्होंने वहां डिप्लॉय किए हैं उसकी बात हो रही है कि उनके जो सैनिक अड्डे हैं, वहां पे 13-14 सैनिक अड्डे हैं, और इन सभी अड्डों पे हमला हुआ है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उसका नुकसान कुवैत को भी हुआ, बहरीन को भी हुआ, एमिरेट्स को भी हुआ, सऊदी अरेबिया को हुआ। अब मेरे ख्याल से ये मुल्क नहीं चाहते हैं कि अमेरिका की सेना या उनके अड्डे वापस आए। एक तो उनको बनाने में बहुत ज्यादा उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो खतरा है वो उनके लिए बढ़ा ही रहेगा। हमने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान डील साइन हो गई, उसको मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद बोला गया, और उसके जरिए कई बातें ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए फाइनल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो स्टैंड आउट करती है, और उसकी आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगी, कि जो ईरान के प्रधानमंत्री हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने डील रिमोटली साइन की। अगर अब आपको एक ट्वीट दिखाएं तो व्हाइट हाउस, एक एक करके मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड द ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट वर्सेल्स इन फ्रांस। ये और उनके बाकायदा हस्ताक्षर है डोनाल्ड ट्रंप के उस डील को साइन करते हुए। फिर ड्रॉप साइट न्यूज ने आपको वो सारे पैराग्राफ्स उस खबर के दिए हैं। ड्रॉप साइट नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो ड्रॉप साइट न्यूज का है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, द टेक्स्ट ऑफ द एमओयू as read out aloud on a conference call with reporters including from NYT and the Hill on Wednesday। उसमें सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, पैराग्राफ 1 से लेके 5 से लेके 7 पैराग्राफ तक वो सारे डील के उन्होंने चीजें बताई हैं। उसके अलावा जो तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें क्या हैं? और तस्वीरें यह है कि प्रेसिडेंट पेजेश्कियान और यूएस काउंटरपार्ट डोनाल्ड ट्रंप साइन द एमओयू बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन डिजिटली एंड रिमोटली। ये ईरान एंड इंडिया ने ट्वीट किया है कि देखिए, हमने इसको डिजिटली और रिमोटली किया है, कोई मिला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेल्स फ्रांस में थे और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान तेहरान में, उन्होंने रिमोटली इस डील को साइन कर लिया। अब इसके भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे आज? और इसको मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद कहा जा रहा है। मानिए, मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें सेंटर स्टेज पर है, और उसको लेकर भी लंबा चौड़ा आज एक ट्वीट उन्होंने किया है जयराम रमेश ने, और जयराम रमेश ने इस ट्वीट में बहुत कुछ चीजें लिखी हैं। तो आज इस सब पर हम बातचीत करेंगे कि ये जो डील रिमोटली और डिजिटली साइन हुई है, इसके भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे। तो क्योंकि ये विश्व युद्ध था, इसके जो परिणाम है ये पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तो और ये क्योंकि विश्व युद्ध है तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में समझना थोड़ा आसान रहेगा, हालांकि इसका तर्जुमा हिंदी में भी हो जाएगा। तो आई थिंक ईरान वार इज द फर्स्ट impersonal war humanity has witnessed. 15 countries involved, more than 100 days of death and destruction, yet not a single human soldier set foot on another's territory, nor was any land or resources physically captured. It neither involved human bodies, nor on land, nor on water, not even on air. And how did Iran sustain everything? Because of its missiles, and missiles are nothing but space, neither land, nor water, nor air. So without physically meeting, we humans can today destroy other people. That's proven. And strangely today, when peace comes, then too, no physical interaction is needed. American and Iran presidents signed this peace MOU online, digital signatures. Means destruction or construction does not need physical proximity anymore.
Ideas can fight each other and ideas can arrive at peace with each other. No physical interaction is anymore needed. And to find ourselves in this new environment needs us to start understanding and behaving with the world very differently from now on. And we need to adapt very fast to this. We need to start thinking deep, yet we have to factor in other people's feelings. And the other person too who feels something has to factor in how I think. I'll give you an example. Once thinker Iran understood that USA needed to feel a victory for peace deal to happen, Iran gave up its nuclear weapon ambition. That made USA feel victorious and the MOU got signed. On the other hand, similarly, USA understood that unless it gave up on Hormuz, which Iran had very thoughtfully captured, Iran could see no logic to sign this peace deal. And USA gave up its Hormuz stubbornness. So this war and its end is a testament to how future humans like us need to think ourselves, yet we need to feel about the others, as well as feeling something, yet understanding how others think of me. Coming times are going to be pretty interesting. Less human to human physical contacts are going to happen. Yet magnitudes more of collaborations between humans will happen. People who never meet each other are going to impact the world in very big ways. Physical human is dissolving. I think the mental human is the real human. And this program between you and me, this itself is a testament. This is a proof of how collaborations can happen between you and me. तो आप कह रहे हैं सिद्धार्थ कि अब ये एक बहुत बड़ा टेकअवे है पूरी दुनिया के लिए कि अब फ्यूचर में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों ना हो जाए, कितनी भी बड़ी डील साइन क्यों ना हो, उसके लिए अब फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ये ईरान ने इस चीज को दिखा दिया। भले ही उसमें डोनाल्ड ट्रंप तो साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फाउंटेन पेन से वो साइन कर रहे हैं, उसका एक शॉट है। और नवीन से मैं बैक स्टेज में अगर होंगे तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्ले भी करें। ब्लैक पेन से वो साइन कर रहे हैं वर्सेल्स में, लेकिन ईरान उसको ऐसे करके पजेश के साथ दिखाते हैं कि देखिए ये डिजिटली और रिमोटली साइन किया हुआ ये पूरा डील है। इसके वाला ये है कि आने वाले समय में ये सब जो आप कह रहे हैं ना कि दो लोगों के बीच में, जैसे भारत के प्रधान जी मेलोनी से मिले थे, मेलोडी दिए थे, ट्रंप साहब से मिले थे, झप्पी लिए थे, गले मिले थे, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये सब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मुझे ये बताइए कि एक विश्व युद्ध खत्म हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध शुरू होने से लेकर युद्ध खत्म होने तक अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति मिले ही नहीं, एक दूसरे से मिले नहीं। 15 देशों के बीच में युद्ध हुआ, हजारों लोग मरे, अरबों डॉलर का खर्चा हो गया, दुनिया भर उल्टा सीधा हो गया। अब 100 दिन मतलब 4 महीना पहले हमको सिलेंडर की समस्या नहीं थी, आज हमारे घर में सिलेंडर की समस्या है, तेल की समस्या। ऐसा नहीं है कि ये सब काल्पनिक हुआ, सच में हो गया। लेकिन ये सच में होने के लिए भी दो लोगों को मिलना जरूरी नहीं था, ना तो लड़ने के लिए मिलना था, ना तो शांति के लिए मिलना था। इसीलिए मेरे ख्याल से गोदी मीडिया जो रोज सुबह शाम बताता है ना कि हमारे प्रधान जी वहां गए थे, उन्होंने इनकी गले झप्पी ले ली, उन्होंने इनको बिठा दिया, बॉडी लैंग्वेज देखिए गए, कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है। मुझे बताइए, अमेरिका के प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट मिले ही नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के हजारों लोगों को मार दिया, बिना बॉडी लैंग्वेज के बॉडी बैग्स में लोगों को भेज दिया। तो आने वाला समय ये होने वाला है नीलू जी कि आने वाले समय में मनुष्य की जो शरीर है उसकी कीमत, मतलब शरीर की जरूरत कम पड़ती चली जाएगी, मन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। दो आदमी का मन अगर मान लिया एक दूसरे के साथ तो बहुत रचनात्मक काम भी होंगे, और दो लोगों का मन अगर टकरा गया तो हजारों लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। इसमें दो लोगों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मिले हुए ही सिर्फ एक दूसरे को नहीं, दो मन एक दूसरे से मिले नहीं तो इतना ज्यादा लड़ाई करेंगे कि बहुत सारे गेहूं की तरह घुन पीसने लगेगा दुनिया। मतलब लड़ाई चल रही थी ईरान के बीच में, अमेरिका के बीच में, मेरे घर में सिलेंडर की समस्या क्यों आ गई भैया, लेकिन आ गई है, सच है, हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आ गई है क्योंकि दो लोगों का मन नहीं मिला था। आज उन दोनों लोगों का मन मिल गया तो मेरी समस्या धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत की समस्या इसमें खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत इस रेस में काफी पीछे पिछड़ चुका है, वो कोई दूसरे रूट पर चला गया था, इसलिए समस्या आ गई थी। वो अगले सेगमेंट में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को 168 बच्चियों को मार दिया अमेरिका ने, यहाँ तक कि ईरान के वो जो INS देना नाम के जहाज को गिरा दिया, ईरान झेलते रह गया। बस उसने बोला तुम आए हो तेल के लिए, तेल भी तुम ले लोगे मेरा, लेकिन लेके जब निकलने वाले होगे ना वो नल पर मैं जाके बैठ जाऊंगा। और ये जैसे ही ईरान बैठ गया ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया। इसीलिए मेरे ख्याल से ये ईरान की सभ्यता की जीत है। लेकिन सिद्धार्थ, ईरान की तो जीत है, लेकिन ये पूरा जो डील है ये मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहला रहा है। इसको इस्लामाबाद का नाम दिया गया है, यानी कि एक रोल इस्लामाबाद का बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद ने एक मुख्य रोल इसमें निभाया है। क्या मोदी जी इसको कभी एक्नॉलेज करेंगे या नाम मिलेंगे अपने मुंह से, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखिए, कहावत है नीलू जी कि मुर्गे के बांग देने से सूरज के उगने से कोई लेना देना नहीं है। मुर्गे को लगता है कि मैंने बांग है कि मोदी जी ईरान डील साइन होने के बाद भी खुश नहीं रहेंगे। नहीं, आपकी खुशी कौन पूछ रहा है? दुनिया तो खुश है ना कि एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि दुनिया भर को तेल की समस्या आ रही थी, दुनिया भर को गैस की समस्या आ रही थी, दुनिया भर को यूरिया की समस्या आ रही थी। आप जाके बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को पूछिए कि आपको इससे लेना, तो बोलेगा बहुत अच्छा हुआ भाई, युद्ध खत्म हुआ, कम से कम हमारे यहाँ यूरिया आने लगेगा, हम ढंग से अपनी खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात क्या करते हैं, छवि की नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ नीलू जी, आने वाला टाइम ना इस तरह की वाहियात बातों की, मेरी छवि क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, आपके अच्छे बुरे से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया कैसे चलती है, दुनिया को जिसमें फायदा होगा दुनिया उसमें चलेगी, दुनिया को जिसमें नुकसान होगा दुनिया उसमें नहीं चलेगी। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आप अपने घर में झाल बजाते हुए बैठिए, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इसीलिए दुनिया अपना व्यवहार थोड़े बदलने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद समझौता इसमें नाम आना स्वाभाविक था,
क्योंकि इस चीज में जितनी भी बीच में 2-4 बार बातचीत हुई उसमें इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का एक रोल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होता यह है कि दो लोग अगर किसी बात पर विवाद में चले जाते हैं और कोर्ट में जाते हैं और उसका एक जजमेंट आता है, तो हमेशा वो जज का नाम रहता ही है उस जजमेंट में। इस कोर्ट में इस जज ने यह जजमेंट दिया था, भले झगड़ा मेरा आपका था, लेकिन जजमेंट में जज का नाम रहेगा, क्योंकि वो तीसरा आदमी पंच बन के आ गया था। तो यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान पंच बन के आया था, तो उसका नाम रहना स्वाभाविक था। आप अगर इतने बड़े 30 मार खां थे, 56 इंची शेर थे, विश्वगुरु थे, तो पाकिस्तान के आने से पहले आप आगे आके आपको बोलना चाहिए था कि अरे भैया ये युद्ध अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बुद्ध युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती मैं हूं, तो मैं क्योंकि बुद्ध की धरती हूं, आप लोग आइए और मैं इस चीज का समाधान करके दूंगा, करके आपको पंच बनना था। लेकिन आप पंच तब बनता है जब आप एक तरफ नहीं खिलाड़ी। अंपायर, क्रिकेट में भी नियम होता है नीलू जी, जब भारत और इंग्लैंड मैच खेल रहा होता है तो जो अंपायर होता है वो ना भारतीय होता है ना इंग्लैंड का होता है, उसको ऑस्ट्रेलिया से न्यूट्रल होता है। तो आप इस युद्ध में अगर न्यूट्रल खड़े रहते युद्ध से पहले, तब तो आपको पंच बना था। लेकिन आप युद्ध शुरू होने से पहले काल्पनिक इसराइल के, वो जो ग्रेटर इसराइल का अखंड इसराइल है, आपको लगा कि उसका एक अखंड इसराइल वाला सपना है, मेरा भी एक अखंड भारत वाला सपना है। तुम्हारी कल्पना और मेरी कल्पना, हम बीरबल की खिचड़ी पर पका लेते हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने में एक विचार और सपने में दूसरा विचार, आपस में हम शादी कर लेंगे, और ये सब लेकिन अब मतलब आपको लग रहा है अवाहियात बात कि ये है। जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहने के बाद क्या मोदी जी थैंक यू भी बोल पाएंगे इस डील के लिए? क्या पाकिस्तान को थैंक यू बोलेंगे मोदी जी? क्यों बोलेंगे? किस मुंह से बोलेंगे नीलू जी? किसी मुंह से नहीं बोलेंगे। उल्टा समस्या वो नहीं आने वाली है, समस्या दूसरी आपके साथ आने वाली है। समस्या ये आने वाली है कि हॉर्मूज, देखिए जो जो डील हुआ है, उस डील के अंतर्गत ईरान का हॉर्मूज के ऊपर कब्जा रहने वाला है, ये तो पक्का हो गया। दूसरी बात यह है, हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन ये डील के जो अंदर की मतलब कि किन किन बातों पे सहमति बनी है, उसको हमने नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई। तो मुख्य रूप से जिन चीजों पर सहमति बनी है जिसका भारत पर असर होने वाला है, एक तो यह कि हॉर्मूज खुल जाएगा और ईरान के हाथ में रहेगा, पहली बात। तो इसका मतलब आपको अब ईरान के साथ दोस्ती करनी आपके लिए, आपकी समझदारी ईरान के साथ दोस्ती करने में है, क्योंकि जिस जिस हॉर्मूज को लेकर ये युद्ध चला था, वो हॉर्मूज अब के बाद से ईरान के पास रहने वाला है। तो वो जो अब आपको उस सांप के साथ दोस्ती करनी है, आपके घर में वो बैठ गया था, अब ये पक्का हो गया कि बैठा रहेगा अब, क्योंकि आप ये थी जी आज की वीडियो। और जिस तरह से जब बीच में पाकिस्तान सारी दुनिया से उठकर उसने बहुत अच्छा जो है कदम लिया कि आगे बढ़ के उसने इस जंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंडिया का इसमें कोई हाथ भी नहीं था, बल्कि चीज़ों को बिगाड़ने में नंबर 1 है इंडिया। उनके जो पॉलिटिक्स हैं वो हर चीज़ में ये लोग ना घुसा देते हैं। उस टाइम पे भी इन लोगों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया, भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जब बीच में कोई चीज़ नाकाम होती थी तो ये लोग हंसते थे और उसके ऊपर पूरी पूरी जो है वीडियोस आती थी। लेकिन देखो जीत पाकिस्तान की, जीत हक की होती है। पाकिस्तान ने कोशिश की कि यार अंधेरे में अगर एक माचिस की तीली भी यार जलाई जाए तो उससे भी रोशनी हो जाती है और थोड़ी देर के अंदर उजाला हो ही जाता है। तो बहुत अच्छा है कि ये जंग जो है वो रुक गई और आई होप कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम लिया। और जबकि बीच में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नहीं चाहते थे ये हो, क्योंकि इसराइल और इंडिया जो है वो सर फहरिस्त हैं, ये दोनों ही फसाद हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो मोदी अंकल है ना, मोदी अंकल ने सबके नाक में दम करके रखा हुआ है। हालांकि अच्छे कामों में कहीं भी ये बंदा नज़र नहीं आता, लेकिन उल्टे कामों में ये सबसे आगे है, ठीक है। अपनी आवाम का तो बेड़ा गर्क किया ही है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने आगे बढ़ के कुछ ऐसा भी नहीं कहा कि भाई इस जंग को रोकने के लिए बंदा सामने आ जाए। उल्टा पाकिस्तान को बुरा बोलते हैं। लेकिन देखो जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसको सारी दुनिया जानती है कि भाई क्या हुआ है। और एक-एक को बताने की या वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला है और अल्लाह पाक ऐसे ही इज़्ज़त दे। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट अच्छे भी हैं जो कि इंडिया में हैं, जो बात को समझते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे अवाम जो है समझती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि अपने ही मुल्क में उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो जंग की हुई है, तो बाकी जंगों को वो कहाँ ही रोक पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। दोबारा मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।